अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ और खुसूसी तौर पर बानी पीटीआई का दारोमदार वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर पर है, लेकिन वो इस वक्त पार्टी के अंदर शक की तस्वीर बने बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अली अमीन गंडापुर के सूबे में साख मुतासर हुई है और पेशावर जलसा इसकी ताज़ा मिसाल तस्वुर किया जा रहा है, जहां अली अमीन गंडापुर पर अपने ही लोगों ने न सिर्फ अदम एतमाद का इजहार किया बल्कि कारकुनान ने जूते हवा में लहराए और बोतलें अली अमीन गंडापुर की जानिब फेंकी। अली अमीन गंडापुर के खिताब के दौरान क्या सूरत हाल रही, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर के साथ पेश आने वाले इस वाक़े पर वजाहत दे रहे हैं। उनका इस मुतालिक क्या कहना है, जरा वो भी आपको दिखाता है। अब अली अमीन गंडापुर को किसी और से नहीं बल्कि अपनी पार्टी में से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, जो ये जाहिर करता है कि अली अमीन गंडापुर पर अंदरूनी तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। जाहिर है जब एक वज़ीर आला अपने सूबे में जलसा कर रहा हो और वहाँ शुरका भरपूर मज़ाहमत कर रहे हों, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या एक सूबे का वज़ीर आला सियासी एतबार से इतना गैर मुस्तहकम हो गया है कि वो एक जलसे को कामयाब नहीं बना सके। शायद यही वजह है कि आज अडयाला जेल में बानी पीटीआई से अली अमीन गंडापुर की 2 घंटों तक तवील मुलाकात रही और इस मुलाकात के बाद वज़ीर आला केपी के मीडिया टॉक किए बगैर ही रवाना हो गए। इससे ये तासुर जोर पकड़ा कि क्या अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात खुशगवार माहौल में नहीं हुई, जिसकी वजह से वो दिलबर्दाश्ता होकर इस मुलाकात पर रवायत से हटकर मीडिया को ब्रीफ किए बगैर रवाना हो गए। और कुछ दिनों से ये खबर भी गर्म रही कि बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर से खुश नहीं है। वो के तर्जुमान वज़ीर आला केपी के बैरिस्टर सैफ का ये दावा है कि अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई में आज होने वाली ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि गंडापुर जिन पर बानी पीटीआई बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे थे, वो अब तक बानी पीटीआई के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। और नौबत यह है कि आज वो खुद अपने सूबे में तनकीद की जद में है, यानी बानी पीटीआई की हिदायत के बरक्स जाने पर अली अमीन गंडापुर पर शकों को शुबहात उठ रहे हैं, जबकि वो अरकान जिन्होंने सेनेट में पार्टी हिदायत के बावजूद स्टैंडिंग कमेटीज़ की चेयरमैनशिप नहीं छोड़ी, अब पार्टी ने उन दोनों सेनेटर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक सेनेटर सैफुल आबड़ो और सेनेटर फैसल सलीम रहमान को सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली जफर की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और अब पार्टी का हाउस इन ऑर्डर करने के हवाले से पीटीआई की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का आज इजलास भी हुआ, जिसकी सदारत बैरिस्टर गौहर ने की। इस इजलास में न सिर्फ पीटीआई की जानिब से स्टैंडिंग कमेटीज़ को दिए गए इस्तीफ़ों का मामला ज़ेर गौर आया, बल्कि इजलास में पेशावर जलसे में हुई बदनज़मी और कायदीन के खिलाफ नारेबाजी का मामला भी ज़ेर बहस रहा। इस इजलास से मुताल्लिक और ज़ाहिर है पीटीआई में इस वक्त जो है वो क्या डेलिब्रेशंस हो रही हैं स्ट्रैटेजी को लेकर। मलिक शफकत अब्बास साहब पाक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा उन्होंने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शफकत अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का इजलास हुआ है, इस इजलास में क्या अहम फैसले किए गए हैं, इन पर्टिकुलर पेशावर जलसे के बाद और फिर आज बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद क्या मुशावरत हुई है सर इस इजलास में? इजलास में सबसे पहले तो जो इंतहाई कामयाब जलसा हुआ है उस पर लोगों ने कहा है कि एक बहुत टाइम के बाद इतना बड़ा जलसा और इतना कामयाब जलसा हुआ है पेशावर में, क्योंकि आपके सामने है जिस तरह पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और बग़ैर लीडर के शायद ये कोई हिस्ट्री है कितना बड़ा जलसा, यानी वो जलसा जिसमें वही तासुर है कि बदनज़मी हुई, हुल्लड़बाजी हुई, चीफ मिनिस्टर केपी के ऊपर बोतलें फेंकी गई, जूते उछाले गए, उसको पार्लियामेंट्री कमेटी ने कामयाब जलसा करार दिया, आप ये कह रहे हैं? सबसे पहले नहीं, अगर कोई आप कहें कि वो नाकाम जलसा है तो वो सिर्फ आप मीडिया पर्सन होंगे जो ये कहेंगे। मैंने जो जहाँ से भी सुना है सिर्फ कामयाब जलसा है। मैं कतन ऐसा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूँ सर। मेरी रिक्वेस्ट तो सुने, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि क्या लोग कम आए हैं, क्या लोग वहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए हैं। अगर वहाँ पे कुछ लोग अली अमीन साहब से नाराज़ होंगे, वो और डू मोर की लोगों की ख्वाहिश है कि और ज़्यादा किया जाए और हम भी चाहते हैं कि और ज़्यादा काम किया जाए, तो बिल्कुल ज़रूर है कुछ लोग नाराज़ होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा जलसा, हिस्ट्री का बहुत बड़ा जलसा किसी लीडर के बगैर हुआ है। कौन लोग थे जो बोतलें उछालते रहे, हमारी जूतियां फेंकते रहे अपने ही चीफ मिनिस्टर पे, वो कौन लोग थे सर? अली, मैं कह रहा हूँ कि अगर लाखों लोगों में से 10-20 लोग अली अमीन पे नाराज़ हों तो इस नहीं हो सकते। 100 लोग भी नाराज़ हों, 200 लोग भी नाराज़ हों, तो वहाँ जो लाखों लोग मौजूद थे, अगर उसमें से 200 लोग अली अमीन पर नाराज़ हों या 100 नाराज़ हों तो आप जलसे को नाकाम कहेंगे। शफकत अब्बास साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट्री ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का, ज़ाहिर सेनेट के लोग भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स भी और फिर मेंबर नेशनल असम्बली MNAs भी इस इजलास में मौजूद थे। इस इजलास की कहानी तो कुछ और ही है। इसके अंदर तो यूँ लग रहा है कि जैसे अपने ही लोगों पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, क्योंकि जब ज़ाहिर है ख़ुद जो है
वो और लोगों को, महमूद खान अचकज़ई हों या फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास हों, उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है। शफकत अब्बास साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। शफकत अब्बास साहब, आई एम श्योर मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर आप तक पहुँच रही है। सर, जाहिर है अगर तो इतनी ही कामयाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हो रही है, तो क्या ये खबर गलत है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के इस इजलास के अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब हों, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हों, उनको अहम पॉलिटिकल टास्क सौंपे गए हैं? अगर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर बानी पीटीआई की जानिब से इन दो लोगों को नॉमिनेट क्यों किया गया कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो ये टास्क एग्जीक्यूट ये लोग कर रहे होंगे? ऐसा नहीं है, और ना ये टास्क आज सौंपा गया है, ना तो वो मीटिंग में मौजूद थे दोनों जिनके आप नाम ले रहे हैं। हमारी अपनी मीटिंग थी और उसमें सारे लोग इस पे एग्री हैं कि खान साहब ने कहा है कि हमें और लोगों को भी अपने साथ ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पीटीआई पे फस्तायत हो रही है, हमें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है कि हम उनको अपने साथ मिलाएं और इकट्ठी जदोजहद करें। नहीं शफकत अब्बास साहब, पहले तो इस खबर को या तो रिजेक्ट कर दीजिए, मुकम्मल होने दिया सर, या कंफर्म कर दीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आप बात नहीं करने देते। शफकत अब्बास साहब, मैं सर असल में ज़मीनी सवाल ये कर रहा हूँ कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई इस इजलास के अंदर जो आपका हुआ है? कतन ऐसी कोई बात नहीं हुई। वही पुरानी बात है कि अगर स्टे ऑर्डर ख़त्म हो जाता है और नए लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने पड़ते हैं तो वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब होंगे सेनेट में, और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे, और पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी ने इसको इंडोर्स किया है और हम सारे इस पर मुतफिक हैं। ठीक, तो महमूद खान अचकज़ई साहब नाराज़ होकर बलूचिस्तान चले गए थे, उनको मना लिया गया? वो तो हमारे साथ आज एहतजाज करते रहे हैं कौमी असम्बली में, पता नहीं कब गए थे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज जिस वक्त हमारी नॉमिनेशन हुई थी सर, बाद जब इजलास शुरू हुआ, जिस वक्त नॉमिनेशन हुई थी उस वक्त वो नाराज होकर चले गए थे। पहले केपी के गए, फिर बलूचिस्तान चले गए। जाहिर है ये तो खबर दुरुस्त है सर कि वो बलूचिस्तान चले गए थे। आज वो एहतजाज जरूर कर रहे होंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या बना लिया गया है? नहीं, मेरी बात तो सुने, बलूचिस्तान उनका घर है, वो वहाँ पे जा सकते हैं और गए होंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल नाराज़गी का नहीं पता वो कभी नाराज़ हुए हैं। आज भी हमारे साथ थे और हमारे साथ इकट्ठा एहतजाज कर रहे थे। ठीक, बानी पीटीआई से जो मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब की हुई, क्या उस पर कोई खबर बाहर आ सकी कि बानी पीटीआई की नई हिदायत क्या है? क्योंकि तासुर नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक कोई पता नहीं है। अभी उनका कोई तर्जमान बताएंगे या वो खुद बताएंगे, तो क्योंकि वो वन एंड वन मुलाकात थी अली अमीन खान की और जनाब इमरान खान साहब की, तो इसलिए अभी तक मैं तो कुछ भी उस पर तबसरा नहीं कर सकता कि उनकी क्या डिस्कशन हुई है। जहाँ तक मुझे खबर है कि वो केपी जो ऑपरेशन है उसके मुतालिक ये डिस्कशन हुई है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द वो जो उनकी बातचीत हुई है। शफकत अब्बास साहब, तासुर ये है कि बानी पीटीआई ने गंडापुर साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया या उनके साथ कुछ तलखी हुई है इस मुलाकात के अंदर, क्योंकि उसके बाद वो मीडिया टॉक नहीं करके गए, सहाफियों से कोई बात नहीं हुई उनकी? नहीं, मीडिया टॉक बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, और कतन ना कोई। उन्होंने आज भी बैरिस्टर अपना अली जफ़र साहब मिले हैं और उसके अलावा राजा सलमान अकरम साहब मिले हैं, और खान साहब ने भरपूर एतमाद का इजहार किया है और बहुत ज़्यादा सराहा है जिस तरह जलसा हुआ है पेशावर में। देखिए, इससे पहले अलीमा बीबी भी ये कह चुकी है ना कि अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं दिला सके, और खान साहब ने ये कहा है कि ये लोग अब इस्टेब्लिशमेंट से बात ना करें बल्कि मैं बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करूँगा, उनसे बात करूँगा। तो इस हवाले ये भी एक तासुर मिला था ज़ाहिर है लास्ट उनकी जो स्टेटमेंट थी अलीमा बीबी की कि इन लोगों पर खान साहब का एतमाद नहीं है। किस पे एतमाद नहीं है? ज़ाहिर है बैरिस्टर सैफ अगर इंगेज कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को, या गंडापुर साहब कर रहे हैं, तो वो लोग जो अभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन कांटेक्ट या बातचीत कर रहे हैं। खान साहब ने रोक दिया है, खान साहब ने रोक दिया है इसलिए कि हम बात करते हैं आइन और कानून की बहाली के लिए, हम बात करते हैं सिविल सुपरमेसी के लिए इस्टेब्लिशमेंट से, और यहाँ मुख्तलिफ खबरें आ जाती हैं जी कि कोई इस्टेब्लिशमेंट से और बातचीत चल रही है। भाई कोई बात नहीं है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, सिविल सुपरमेसी पे बात होगी, आइन और कानून पे की बहाली पे बात होगी, इसके अलावा हमने क्या बात करनी है इस्टेब्लिशमेंट से। और इसीलिए खान साहब ने कहा है कि हमारे ये 2 पॉइंट हैं, इन पे बात होगी तो मैं खुद करूँगा। जी शफकत अब्बास साहब, 190 मिलियन पाउंड केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेयरिंग हो जाती है, बानी पीटीआई रिलीज हो जाते हैं एज पर द लीगल एक्सपर्ट्स, लेकिन तोशा खाना 2 केस में भी घेरा तंग हो रहा है। तो अगर वहाँ पे कोई रिलीफ मिलता भी है तो केस तो तैयार है, और इस वक्त कुल मिला के कोई 186 के करीब केसेस तो मौजूद है बानी पीटीआई पे। भाई हम कब कह रहे हैं कि खान साहब को रिलीफ मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो उसमें 21 दिन की डेट डाली है
डोगर ने जो चीफ जस्टिस हैं इधर के जहाँ लाया गया है सरफराज डोगर इस्लामाबाद को, और इतने तक खान साहब को अलकादर तोशाखाना 2 केस में सज़ा करेंगे और उसके बाद सस्पेंशन तो इन्होंने करनी है, क्योंकि केस जो नहीं है, बिल्कुल नहीं है और इतने तक वो मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल अदालतें कहाँ आज़ाद काम कर रही हैं, अदालतों के पास कोई बिल्कुल मैंडेट नहीं है। उन बेचारों को तो लिखा लिखाया जो कुछ आता है वो पढ़ के आके अदालत में सुनाते हैं। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आई एम एग्री विद यू, ये सारी मैनेजमेंट चल रही है। वैसे ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है सर? जी लगा दें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन मैं आप क्या बयान करूंगा, क्योंकि मैं वकील हूं और पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मुझे शर्म आती है अपने अदालती निज़ाम पे, मुझे शर्म आती है जिस तरह जुडिशल वर्क हो रहा है, मुझे शर्म आती है इन काले कानूनों पे। नहीं, अगर आपने अपने केसेस अदालतों में नहीं कंटेस्ट करने और अदालतों पे एतमाद नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? हम अदालतों में जाते हैं लेकिन अदालतें आज़ाद नहीं हैं, अदालतें आज़ाद नहीं हैं, अदालतें आज़ादी से काम नहीं कर सकती। जाएंगे सही, हम इस लीगल प्रोसेस को पूरा करेंगे, लेकिन अदालतों में लिखे लिखाए फैसले आते हैं, अदालतें वो पढ़ के सुनाती हैं फैसले। बस ये बड़ी क्लियर सी बात है। ऑल्टरनेटिव क्या है सर? मुतबादिल सोल्यूशन क्या है पीटीआई के पास? मुतबादिल सोल्यूशन ये है जो हम कर रहे हैं, हम एहतजाज करेंगे, हम अदालतों को भी आज़ाद कराएंगे, हम अपनी जमहूरियत को भी आज़ाद कराएंगे, हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ इंशाल्लाह लेकर आएंगे। सर जो एहतजाज आप कर रहे हैं, कैद हैं, हम अदालतों को आज़ाद करवाएंगे इसके जो वो कैद हुई है। आप देख नहीं रहे जिस तरह इस्लामाबाद के जजेस दर बदर फिर रहे हैं, वो आपके सामने मिसाल होनी चाहिए कि आला अदलिया के जजेस साइल बन के बैठे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। आप उन अदालतों से इंसाफ शफकत अब्बास साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, केसेस इस्लामाबाद में लगे हुए एहतजाज आप पेशावर में कर रहे हैं। पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ कि पेशावर हो, वो इस्लामाबाद हो, वो पंजाब हो, वो सिंध हो, वो जीबी हो, ये सारा पाकिस्तान का हिस्सा है। और हमने अदालतों के सिर्फ खिलाफ एहतजाज नहीं किया है, हमने हर एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया है। हम पाकिस्तान के किसी कोने में भी एहतजाज कर सकते हैं, क्योंकि हम फेडरेशन के मानने वाले हैं और हम ये समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान हमारा है और इसमें तफरीक करने वाले हम नहीं हैं और हम ना उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। नहीं, ज़ाहिर है वहाँ आपकी हुकूमत है, जो मशीनरी है इंतज़ामी वो आपके पास है, वहाँ पे एहतजाज करना आसान है। एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं, ये सवाल मेरा है सर। एहतजाज हम फेडरेशन के खिलाफ कर रहे हैं, हम वफाकी हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं, हम के खिलाफ कर रहे हैं। पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। शहबाज शरीफ की, क्या मेरी बात तो सुन लें, शहबाज शरीफ की हुकूमत केपी में नहीं है, मुझे इतना बता दें। क्या वो वहाँ के वजीर आज़म नहीं है तो मुझे बता दें। क्या वहाँ पे उनकी रिट नहीं है तो मुझे बता दें, फिर हम गलत कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। ये बात तो तय है कि वो ज़ाहिर वफाक के इंतज़ाम में है, लेकिन बात यह है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस अली अमीन गंडापुर साहब है, वहाँ जो एहतजाज हो रहा है वो इफेक्टिवली आपको लगता है कि वो वफाक तक पहुँच रहा है या जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँच रहा है? सवाल बड़ा सादा सा है। देखें जी, एहतजाज में अगले जिनके खिलाफ एहतजाज किया जाता है उनमें कोई इतनी शर्म होनी चाहिए मादरत के साथ कि वो महसूस करें कि लोग हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, वो पाकिस्तान के किसी कोने में भी इकट्ठे हों। अगर ये फील करें कि इतने ज़्यादा लोग हमारी पॉलिसियों के खिलाफ हैं तो वो बेशक बलूचिस्तान के किसी कोने में भी बैठे हो तो यहाँ पे तपश महसूस होनी चाहिए, लेकिन बात है महसूस करने की। मलिक शफकत अब्बास साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा मलिक शफकत अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, खेल के मैदान का रुख करेंगे और गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर एशिया कप के फाइनल मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, उसके बाद नरेंद्र मोदी का ट्वीट और उस यहाँ से चेयरमैन पीसीबी, चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी साहब का जवाबी रद्द-ए-अमल, इस पर कुछ बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप T20 का फाइनल क्रिकेट की तारीख में एक यादगार लम्हा था, क्योंकि ये पहला मौका था जब दोनों रिवायती हरीफ एशिया कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल हुए। मैच में भारत ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की, लेकिन मुकाबला इस कदर यकतरफा नहीं था कि पाकिस्तान की कारकर्दगी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जाए। पाकिस्तानी टीम ने बैटिंग में इब्तिदा तो बेहतर की, लेकिन बाद में मिडिल और लो ऑर्डर बुरी तरह नाकाम रहा। यही वो बुनियादी वजह थी कि टीम एक बड़े मजमूई स्कोर तक ना पहुँच सकी और भारत के लिए हदफ निस्बतन काबिल हुसूल रहा। पाकिस्तानी इनिंग्स में सबसे
सबसे नुमाया कारकर्दगी ओपनर साहबजादा फरहान की थी, जिन्होंने 57 रन बनाकर एक मजबूत आगाज़ फराम किया। इसी तरह फ़खर जमान ने भी 46 रन के साथ बैटिंग लाइन को सहारा देने की कोशिश की। ताहम इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा बाकी बैटर्स गैर जिम्मेदाराना अंदाज में खेलते हुए अपनी विकेट गंवाते रहे और यूं कोई बैटर डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सका। साइम अयूब ने 14 रन के बाद विकेट गंवाई और फिर एक के बाद एक बैटर के आउट होने से टीम का ढांचा बिखर गया। सबसे तशवीशनाक पहलू यह था कि 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके, जो किसी भी फाइनल मैच में बहुत बड़ी खामी है। इससे यह साफ जाहिर हुआ कि बैटिंग में मनसूबाबंदी, सब्र और शॉट सिलेक्शन का फुकदान था। अगर दरमियानी ओवर्स में एक बैटर विकेट पर खड़ा रहता तो स्कोर 170 या इससे ज़ायद तक जा सकता था, जो भारत के लिए मजीद दबाव का बाइस बनता। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बॉलिंग पर नजर डाली जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलर्स ने भरपूर मेहनत की। 146 का हदफ गो के बड़ा नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। भारत को मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर तक जान लड़ाना पड़ी। शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ ने उम्दा लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, जबकि स्पिनर साइम अयूब और अबरार अहमद ने भी दरमियानी ओवर्स में दबाव बरकरार रखने की कोशिश की। इसके बावजूद भारत ने हदफ पूरा कर लिया, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह है कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने मुकाबला आखिरी गेंद तक किया। यही वो पहलू है जिससे अंदाज़ा होता है कि टीम में अभी भी जीतने का जज्बा और सलाहियत मौजूद है। अब एशिया कप के तारीखी फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम तो किया, लेकिन इसके बाद पेश आने वाले वाक़यात ने खेल की रूह को मजरूह करके रख दिया है। टूर्नामेंट जीतने के बावजूद भारतीय टीम की हटदर्मी बरकरार रही और उसने चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। ये रवैया ना सिर्फ क्रिकेट की इक़दार के खिलाफ था, बल्कि उसने इस बात को जाहिर किया कि भारतीय टीम खेल को खेल की नज़र से देखने की बजाय सियासत के नरके में ला चुकी है। मोहसिन नकवी के सामने भारतीय टीम का इनकार एक बड़ा तनाज़ा इख्तियार कर गया। ताहम जवाब में मोहसिन नकवी भी डट गए और भारतीय टीम को ट्रॉफी के बगैर ही मैदान से जाना पड़ा। यह अमल भारतीय क्रिकेट की जेंटलमैन गेम की इक़दार के मुनाफी और छोटी सोच और नीच जहनीत का मज़हर था। भारत की इस रविश ने खेल को एक बार फिर सियासत की भेंट चढ़ा दिया। भारतीय बोर्ड की इमा पर टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार करके बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट का तमाशा बनाया। प्रेजेंटेशन तकरीब को ट्रॉफी दिए बगैर ख़त्म करना क्रिकेट की तारीख में एक मुनफरिद और अफसोसनाक मिसाल बन गई। यूँ महसूस हो रहा था कि भारतीय खिलाड़ियों की बजाय सियासतदानों का किरदार अदा कर रहे हैं और वो मोदी सरकार की ज़बान बोल रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर्स के इस अमल को देख कर ये कहना गलत ना होगा कि नरेंद्र मोदी अपनी सियासी ख्वाहिशात के लिए खेल को भी दागदार करने पर तुल गया है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के हाथों माजी में होने वाली जंगी शिकस्त को हजम नहीं कर पा रही, इसीलिए वो खेल में भी अपनी नापाक सियासत दाखिल करके तस्कीन हासिल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मोदी ने भारत की फाइनल में जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया, जो कि खेल और सियासत के बीच लकीर को मजीद धुंधला करने की एक वाज़ेह मिसाल है। ये रवैया इस बात की निशानदेही करता है कि भारतीय क़यादत किस कदर जहनी पस्ती का शिकार हो चुकी है कि वो खेल को भी सियासत बयानिए के लिए इस्तेमाल करने लगी है। लेकिन मोदी के इस बयान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने एक और दो टोक पैगाम देकर मोदी सरकार की बोलती बंद कर दी है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि जंग को खेल से जोड़ना इंतहाई मायूसी की अलामत है। किसी क्रिकेट मैच से हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर जंग फ़ख्र का पैमाना है तो तारीख में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। अब मोहसिन नकवी का यह बयान भारतीय रवैये के मुकाबले में एक पुरज़्म और हकीकत पसंद अमल था, जिसने मोदी हुकूमत की हटदर्मी को आईना दिखा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या आईसीसी भारतीय टीम के इस गैर ज़िम्मेदाराना अमल पर कोई एक्शन लेगी? खेल के मैदान में ट्रॉफी ना लेना महज पाकिस्तान की नहीं बल्कि क्रिकेट की तौहीन है। इसी तनाजुर में कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भी भारत के इस रवैये पर सख्त रद्दअमल दिया। उनका कहना था कि एशिया कप के फाइनल को भारत ने नफरत से भरा ड्रामा बना दिया। भारतीय टीम ने हमारी नहीं क्रिकेट की तौहीन की है। ट्रॉफी लेकर इज्जत बढ़ाती है, लेकिन ये जिद करके खेल को ही दागदार कर गए। सलमान अली आगा ने इस मुताल्लिक़ क्या गुफ्तगू की, तरह उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मैच फीस को मार्का हक के शहदा के लिए डेडिकेट किया है और ज़ाहिर है एक मजबूत और मौसर जवाब भी दिया गया है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ, ज़ाहिर है एशिया कप का फाइनल एक बड़ा मैच था, बड़ा मार्का था, जिसमें दो रिवायती हरीफ मद्दे मुकाबिल थे। भारत को कामयाबी नसीब हुई, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, ट्रॉफी ना लेना, क्या प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश की गई? शुक्रिया रेहान। मैं समझता हूं कि कल जो दुनिया की क्रिकेट की तारीख का, इंटरनेशनल क्रिकेट का स्याह तरीन दिन था। मैं इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, कभी भी इस तरह का मैंने वाकया नहीं देखा कि ट्रॉफी लेने फाते टीम ना आई हो। उसके खिलाड़ी मैदान में मौजूद थे, घास पर बैठे हुए सेल्फी बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और पोडियम पर जो गेस्ट थे वो सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो ट्रॉफी लेने नहीं आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की हटधर्मी है क्रिकेट के खेल में, सियासत को ये मोदी सरकार लेकर आ गई है, जिसकी वजह से
ये खेल बजाय बुलंदी की तरफ जाने के तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन हो जाएगा। आप देखें ना कि क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम कहलाता है, लेकिन जिस तरीके से जो रवैया भारतीय कप्तान ने, भारतीय टीम ने, वो खुद तो कुछ नहीं कर रहे, उनको यकीनन मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इशारा मिला होगा। और आज आप देखें पीसीबी के चेयरमैन ने नरेंद्र मोदी की उस ट्वीट का भी जवाब दिया है, क्योंकि कल जीतने के बाद भारत के नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया, यानी कि उनकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी थी इस मामले पर, वो पाकिस्तान को नीचे दिखाना चाह रहे थे। और अब आप देखें रेहान, 2014 से जब से भारत में मोदी गवर्नमेंट आई है, भारत ने क्रिकेट के ताल्लुकात पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म कर दिए। कोई बायलैटरल बुनियादों पर सीरीज नहीं हो रही, जो मल्टी नेशनल टूर्नामेंट होते हैं वहां हम एक दूसरे के मध्य मुकाबले होते हैं। लेकिन मैं समझता हूं इससे भारत को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि भारत 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक्स की बिड देने का प्रोग्राम बना रहा है कि हाँ उस बिडिंग में जाएगा। तो अगर एक मुल्क जो क्रिकेट के खेल को सियासत से गंदा कर रहा है, वो किस तरीके से पूरी दुनिया को, क्रिकेट में तो चंद ममालिक है ना, पूरी दुनिया के वो खेल, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो चाहे वो ओलंपिक हो, कैसे वो उसको होस्ट करेगा। मेरे ख्याल में भारत ने कल क्रिकेट को इस तरह से रुस्वा किया है कि जेंटलमैन्स गेम जो है वो बिल्कुल रुस्वाई के दहाने पर आ जी। मिर्जा इकबाल बेग साहब, देखिए ये जो आरएसएस और हिंदुत्व सोच है, अनफॉर्चुनेटली ये जेंटलमैन गेम के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है दैट इज वेरी मच विजिबल कि उसके पीछे असल में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट खड़ी हुई थी, जो कुछ भारत ने किया है और भारतीय क्रिकेट टीम ने किया है। लेकिन सवाल बड़ा सादा सा है, हारिस रऊफ को कहीं जहाज, हाथ से जहाज बनाने और जहाज गिराने पर जुर्माना हो जाता है, साहबजादा फरहान को तलब कर लिया जाता है, इंक्वायरी लग जाती है। कल जो भारतीय क्रिकेट टीम ने किया है, क्या ये कहीं प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी नहीं है कि पोडियम के ऊपर सब लोग खड़े हुए हैं, खुद चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल खड़े हुए हैं, वो उनके साथ जो ऑगस्ट पैनल है वो मौजूद है, क्या ये आईसीसी के नोटिस लेने के लिए एक बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि आईसीसी इसके ऊपर भी कुछ जवाब तलबी करे कि भाई ये क्या कर रहे हो आप? देखिए रेहान, आईसीसी तो खुद बाइज्ड है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। उन्हें अपने पैसे पे भारत को बड़ा जोम है। आप देखें आईसीसी का चेयरमैन जय शाह कौन है? भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का बेटा। आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग गुप्ता कौन है? यहाँ आईसीसी में आने से पहले वो एक टेलीविजन चैनल में था भारत के। और इसी तरीके से आईसीसी का डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर मीडिया, दे ऑल बिलोंग टू इंडिया। तो डोमिनेंस तो भारत की है और उन्हें अपने पैसे पे बड़ा जोम है कि बड़े बड़े स्पॉन्सर लाते हैं। तो आईसीसी क्या मतलब एक्शन लेगी? मैं तो समझता हूं आईसीसी एक ऐसा शेर है जिसके दांत ही नहीं है और वो अपने मुल्क को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है कि भारत को प्रोटेक्ट कर रहा है। और भारत फिर अपनी लॉबी बनाकर, अब आप देखें ना कि एशिया में भारत ने अपनी लॉबी बनाई हुई है। अफगानिस्तान भारत के साथ है, श्रीलंका भारत के साथ है, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ है। लेकिन बकिया ममालिक को वो लॉलीपॉप देता है कि अपने फंड्स में से फंड्स देगा। और जिस तरीके से जय शाह चला रहा है, 37 बरस की उम्र में जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया। मैं तो हैरान हूं कि भारत की इस हकदर्मी की वजह से क्रिकेट को जो नुकसान पहुंचेगा, बकिया कोई मुल्क बोल नहीं रहा। उनको बोलना चाहिए ना। पहले इसने बिग 3 बनाया, आपको याद होगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और फिर वो बिग 3 नाकाम हो गया। तो अपनी मोनोपोली बरकरार रखना चाहता है। मैं समझता हूँ ये खेल भी अब रफ्ता रफ्ता अपनी वो वक़्त, वो इज्जत होता जा रहा है अगर इस तरह के वाकयात होते रहे। देखिए कल चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल तो डटे रहे कि ये हम रूल्स के अगेंस्ट नहीं। हमेशा चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप की ट्रॉफी दी है, तो कल कैसे तब्दील कर देते, डटे रहे उस महाज के ऊपर। बहुत अच्छा किया। लेकिन कल को जाहिर है भारतीय टीम कहीं, ये तो एक रोटेशनल चेयर है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है वो भारत के पास आती है। कल को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रॉफी लेने से इनकार कर देती है, तो ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब, क्या बेफिटिंग रिस्पांस होना चाहिए? जाहिर है मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट्स तो की हैं, लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर भी आप समझते हैं कि कोई इसका सख्त रद्द-ए-अमल या रिस्पांस देना चाहिए? और फिर उसके बाद जो हेजीमनी है भारत की, वो कैसे टूट पाएगी? देखिए इसके लिए रेहान, हमें आईसीसी का जो इजलास हो रहा है, सुनने में नवंबर में आईसीसी का इजलास है, वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, लॉबी बनानी चाहिए, अपने साथ के जो ममालिक, जो हम सयाल ममालिक हैं, उनको मिलाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये भारत अपनी हठधर्मी की वजह से आइसोलेट कर रहा है सारे ममालिक को। और आप देखें कि जो इस साल चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इस चैंपियंस ट्रॉफी में मेजबान पाकिस्तान था, लेकिन जब तकरीबन तकसीम इनामात मुनक्किद हुई दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जो भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो उस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद सैयद वहां गए थे, उनको पोडियम तक पे नहीं बुलाया गया। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कितना जानिबदार है भारत।
तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से आवाज बुलंद करनी चाहिए, अपनी लॉबी बनानी चाहिए, क्योंकि हम काफी अरसे से तना थे। पाकिस्तान क्रिकेट एक जमाने में रूल करती थी और दुनिया के दीगर ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरस से हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे। भारत अपनी हड्डर्मी की वजह से, अब देखें आईपीएल में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं जाता। फिर उन्होंने आईपीएल के लिए ये रख लिया है कि जब आईपीएल हो तो दुनिया के दीगर ममालिक में कोई सीरीज ना हो। तो इसका मतलब है कि सिर्फ क्रिकेट एक ही मुल्क में हो रही है। क्रिकेट तो 1877 से हो रही है, जो पहला टेस्ट मैच मार्च 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। तो मेरे ख्याल में इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए रेहान हमें एक वादे हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि दीगर ममालिक के साथ मिलकर एक लॉबी बनाए और भारत के इस हटधर्मी का कोई तोड़ निकाले, वरना ये चलता रहा तो क्रिकेट जो है वो खेल, उसमें लोगों की दिलचस्पी भी खत्म हो जाएगी और इसकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। इकबाल बेग साहब, जाहिर है ये सारी कंट्रोवर्सी अपनी जगह पर, बट वी कैन नॉट गेट आवर आइज ऑफ द परफॉर्मेंस which is being done by पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और जो पूर परफॉर्मेंस हमने मैदान के अंदर देखी है, जाहिर है उससे कोई नजरें ओझल भी नहीं हो सकती है, डाइवर्जन भी नहीं हो सकती कि वहां से हम हट जाए कि जाहिर है कि वो एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, डाइवर्जन तो हुई रेहान। जो पहला मैच हम भारत से 7 विकेटों से हारे, उसके बाद मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट का तनाजा आ गया, टॉस के वक्त हाथ न मिलाने का तनाजा आ गया, उसकी वजह से टीम से तवज्जो हटके सबकी तवज्जो उस जानिब लग गई। दूसरा मैच हम 6 विकेटों से हारे, उसमें हारिस रऊफ ने जहाज बना के गिराना शुरू कर दिया और साहबजादा फरहान की सेलिब्रेशन आ गई, जिसकी वजह से लोगों की तवज्जो हट गई। अब कल पाकिस्तान मैच जिस तरह से हारा, पहले 2 मैचेस तो पाकिस्तान जो था वो मुकाबला नहीं किया, लेकिन कल जिस तरह से पाकिस्तान ने फाइट की है, हारा है, ठीक है, शिकस्त और फतह एक टीम का मुकद्दर होती है, तो थोड़ी अटेंशन इस ट्रॉफी की वजह से हट गई। लेकिन टीम में ऑपरेशन क्लीन अप की जरूरत है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ सोशल मीडिया आज के दौर में एक नहायत ताकतवर और मौसर कम्युनिकेशन जरिया बन चुका है। ये प्लेटफॉर्म लोगों को ना सिर्फ इजहार ख्याल का मौका फराहम करता है, बल्कि मालूमात, रुझानात और तफरी भी तेज़ी से फैलाने में अहम किरदार अदा करता है। ताहम इस ताकतवर मीडियम के मनफी पहलू भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से इसी सोशल मीडिया को बाज़ अनासिर गैर कानूनी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ास तौर पर ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी जैसी सरगर्मियाँ नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले रही हैं। इन्हीं खदशात के तनाजुर में लाहौर एयरपोर्ट पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मारूफ यूट्यूबर और डकी भाई के करीबी दोस्त असद नदीम मुगल की गिरफ्तारी अमल में आई है। यह गिरफ्तारी महज एक वाक़या नहीं, बल्कि एक बड़े और मुनज़्ज़म नेटवर्क के खिलाफ का इशारा मालूम होता है। ज़राए के मुताबिक असद नदीम निजी एयरलाइन के ज़रिए शारजा से लाहौर पहुँचे थे। इमिग्रेशन के दौरान जब उनके कवायद सिस्टम पर चेक किए गए तो उनका नाम रिकॉर्ड पर मौजूद था, जिस पर FIA ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। इस गिरफ्तारी की कई मुमकिन वजूहात सामने आ रही हैं। सबसे पहली वजह ये बताई जा रही है कि उन्होंने ऑनलाइन जुआ ऐप्स की तशहीर की। दूसरी वजह माली मफादात बताई जा रही है, क्योंकि इन ऐप्स के फ़रोग़ के बदले मुबैना तौर पर भारी रकूम दी जाती थी। तीसरी वजह ज़्यादा संगीन है और वो ये कि उनकी मुबैना रवाबित ऐसे अफराद से थे जो पहले ही ऑनलाइन जुआ केसेस में ज़ेर तफ्तीश हैं, जिनमें डकी भाई पहले से ही शामिल तफ्तीश है। ये सब पहलू इस गिरफ्तारी को एक संगीन मामला बनाते हैं, जिसे महज इत्तफाक नहीं समझा जा सकता। पाकिस्तान में ये पहला वाक़या नहीं है। इससे कम सोशल मीडिया शख्सियात और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ ऐसे ही इल्ज़ामात पर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और FIA पहले ही इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए सरगर्म अमल है। अब ये कार्रवाई इस बात की दलील है कि हुकूमत और इदारे सोशल मीडिया पर होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों को मामूली नहीं समझ रहे। फिलहाल असद नदीम ने अपनी पोजीशन या दिफा अवामी तौर पर पेश नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर लगने वाले इल्ज़ामात और मौजूद शवाहिद ये इंदिया देते हैं कि वो किसी न किसी तरह ऑनलाइन जुआ नेटवर्क का हिस्सा समझे जा रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके साथ करते हैं। मुल्क में महंगाई के बोझ तले दबी आवाम के लिए 1 अक्टूबर एक और कड़ा इम्तहान साबित हो सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमतों में ये इजाफा 2 से 4.5 रुपये फी लीटर तक हो सकता है, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने इस हवाले से वर्किंग पेपर ओगरा को भिजवा दिया है, जिसमें पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल सबकी कीमतों में इजाफा तजवीज़ किया गया है। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो इसमें 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के,
जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 48 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है, जो कि ज़रूरी शोबे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर दोनों के लिए तशवीशनाक खबर है, क्योंकि डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब यह है कि ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाएगी और ये लागत बिलाखिर आलू प्याज से लेकर चावल तक हर चीज़ की कीमत में इजाफे की सूरत में आवाम को झेलनी पड़ेगी। इसी तरह मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 65 पैसे फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया गया है, जो ख़ास तौर पर उन घरानों के लिए मुश्किल पैदा करेगा जो अभी भी खाना पकाने या रोशनी के लिए इस पर इन्हिसार करते हैं। लाइट डीजल की कीमत में भी 1 रुपये 76 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ सामने आई है, जो सनती सेक्टर पर असर डाल सकती है। और ये बात दिलचस्प है कि ओगरा कल इस हवाले से समरी भेजने वाली है और हतमी फैसला वज़ीर आज़म और वज़ारत ख़जाना की मुशावरत से होगा। यानी उम्मीद की एक किरण अब भी बाकी है कि शायद हुकूमत आवाम पर मज़ीद बोझ लादने से पहले कुछ रिलीफ देने का सोचे। लेकिन दूसरी जानिब आलमी मंडी में तेल की कीमतें और डॉलर के मुकाबले में रुपये की कमज़ोरी वो हक़ाइक़ हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। हाफ़िज़।